तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि जो बिजली होती है, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम बोलते हैं, उसके केमिकल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। योर एल्डर्स माइट हैव cautioned you against touching an electrical appliance with wet hands, but do you know why it is dangerous to touch an electrical appliances with wet hands? We have learned earlier that the materials which allow current to pass through them are good conductors of electricity. On the other hand, materials that do not allow electric current to pass through them are called poor conductors of electricity. तो आपने सुना ही होगा कि हमारे जो बड़े होते हैं वो हमको हमेशा सिखाते हैं कि बिजली के उपकरणों को या बिजली के तारों को, प्लग्स को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। क्यों? वरना हम चिपक जाएंगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जब गीली होती है तो करंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमने सीखा था पिछली क्लास के अंदर भी कि जिन चीज़ों में से करंट पास होता है उनको हम कहते हैं गुड कंडक्टर। जिनमें से करंट पास नहीं होता है उनको बोलते हैं बैड कंडक्टर। We made a tester to test whether a particular material allows the electric current to pass through it or not. Do you recall it? How the tester helped us in deciding that? We found that metals such as copper and aluminium conduct electricity, whereas materials such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity. However, so far we have used our testers to test materials which were in solid state. But what about liquids? Do liquids also conduct electricity? Let's find out. तो हमें पता है कि बिजली किसमें से पास होती है। इसको ढूंढने के लिए कि बिजली पास होती है कि नहीं, हम टेस्टर का उपयोग करते हैं। ना टेस्टर होता है एक ऐसा, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, ऐसा टेस्टर होता है जिसको जब हम प्लग के अंदर डालते हैं या फिर तार के साथ जोड़ते हैं तो उसके अंदर एक बत्ती होती है, लाइट होती है, वो जलने लगती है ना। तो हम जानते हैं कि मटीरियल जैसे कि लोहा हो गया, कोई भी मेटल, एल्यूमिनियम, कॉपर, वो सब बिजली को सपोर्ट करते हैं, यानी कि उसमें से बिजली पास होती है। लेकिन अगर आप लकड़ी, रबर एक्सेट्रा को लोगे तो उसमें से बिजली पास नहीं होती है। तो हमने देखा था कि सॉलिड चीज़ों में से तो बिजली पास होती है, लेकिन अब लिक्विड्स के बारे में हम जांचेंगे कि क्या लिक्विड्स के अंदर भी ऐसा ही होता है। Now to test whether a liquid allows electric current to pass through it or not, we can use the same tester. तो हम पानी के अंदर से बिजली पास होती है कि नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए भी हम उसी टेस्टर का यूज़ कर सकते हैं जो हमने पहले किया था। However, replace the cell by a battery. Also, before using the tester, we should check whether it is working or not. तो यहाँ पर हमने क्या किया था, ऊपर देखा था ना, ये जो एक्सपेरिमेंट दिया है 14.1 एक्टिविटी, यहाँ पर एक सेल का यूज़ किया गया, ठीक है ना। अब सेल को हम रिप्लेस करेंगे बैटरी से। क्या लगाएंगे उसकी जगह? बैटरी। Now join the free ends of the tester together for a moment. This completes the circuit of the tester and the bulb should glow. However, if the bulb does not glow, it means the tester is not working. टेस्टर को चेक करने का तो तरीका आपको पता है। टेस्टर को चेक कैसे करेंगे हम लोग? हम जो फ्री एंड्स होते हैं उनको जोड़ देंगे ताकि सर्किट पूरा हो जाए, और अगर बत्ती जलने लगे टेस्टर की तो इसका मतलब टेस्टर काम कर रहा है, और अगर हम बत्ती नहीं जल रही तो इसका मतलब टेस्टर काम नहीं कर रहा। नाउ दैट आवर टेस्टर इज वर्किंग, अब हमने टेस्टर का चेक कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम एक्टिविटी करते हैं। अब आप कुछ प्लास्टिक और रबर के कैप्स, ढक्कन, वो ले लीजिए खराब बोतलों के, फिर उसको पानी में रखिए साफ करके, और एक चम्मच लेमन जूस या फिर विनेगर जो होता है उस कैप में रख दीजिए। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप एंड लेट द एंड्स ऑफ द टेस्टर डिप इनटू लिक्विड दैट इज लेमन जूस और विनेगर। Take care that the ends are not more than 1 centimeter apart, but at the same time do not touch each other. Does the bulb glow? क्या बल्ब जलेगा? अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने ये जो 14.2 एक्टिविटी है वहाँ पर आपने देखा
कि हमने ढक्कनों को अच्छे से वॉश करके उसके अंदर लेमन जूस भरा, देख रहे हो ना, वाइट कलर का दिखाया गया, ये लेमन जूस है। और जब हम किसी भी दो चीज़ों को, यानी कि बैटरी यहाँ पर देख रहे हैं, तो बैटरी से बल्ब जुड़ा हुआ है, अब उसको हम दो छेड़े जो दो सिरे हैं उन दोनों को पानी के अंदर डालेंगे। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमने दोनों सिरों को पानी के अंदर डाला, यानी कि लेमन जूस के अंदर डाला। अब अगर बल्ब जलता है तो इसका मतलब वो लिक्विड में से बिजली पास हो रही है, तभी तो करंट यहाँ से वहाँ जाएगा। करंट एक एंड से, यानी कि इस एंड से दूसरे एंड तक कब जाएगा, अगर लिक्विड उसको कंडक्ट करेगा तब। अगर लिक्विड पास नहीं होगा, अब सपोज आप एक लकड़ी, ये लकड़ी देख रहे हो, अब लकड़ी के ऊपर दो छेड़े तार के उनको जोड़ूंगा तो करंट आएंगे, लेकिन हम दोनों को अलग अलग करके ऐसे रख दूँ तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि लकड़ी जो है, वुड जो है, वो बिजली को पास नहीं करती, कंडक्ट नहीं करती। तो यहाँ पर भी हमको चेक करना है कि अगर बल्ब जलता है तो इसका मतलब लिक्विड में से करंट पास हो रहा है, और अगर नहीं जलता है तो लिक्विड में से करंट पास नहीं हो रहा है। When the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete. The current flows in the circuit and the bulb glows. When the liquid does not allow, तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि अगर उसमें से करंट पास होगा तो बल्ब जलेगा, लिक्विड में से करंट पास नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। In some situations, even though the liquid is conducting, the bulb may not glow. It may have happened in activity. What can be the reason? Do you remember why the bulb glows when the electric current passes through it? Due to the heating effect of the current, the filament of the bulb gets heated due to high temperature and it starts glowing. However, if the current through a circuit is too weak, the filament does not get heated sufficiently and does not glow. And why is the current in the circuit weak? Well, though a material may conduct electricity, it may not conduct it as easily as a metal. As a result, the circuit of the tester may be complete and yet the current through it may be too weak. अब पहली कंडीशन हमने देखी कि अगर उसमें से करंट पास हो रहा है तो बल्ब जलेगा, करंट पास नहीं हो रहा है तो बल्ब नहीं जलेगा। तो एक कंडीशन और बताई गई है कि अगर बल्ब नहीं जलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि करंट पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि करंट कम पास हो रहा है। क्या हो रहा है? करंट कम पास हो रहा है। कम पास होने का मतलब कि जो लिक्विड है वो बिजली तो दे रहा है, करंट तो पास होने दे रहा है, लेकिन वो करंट इतना कम पास हो रहा है उसमें से कि बल्ब जो है, बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है। क्या होता है? बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है। वो फिलामेंट जब गर्म होता है तब वो जलता है, जब वो चमकता है, लेकिन अब उसको प्रॉपर हीट, प्रॉपर गर्मी नहीं मिलेगी तो वो जलेगा नहीं, वो चमकेगा नहीं, तो हम सोचेंगे बल्ब नहीं जल रहा, लेकिन एक्चुअली करंट तो पास हो रहा है। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बल्ब ना जले, क्यों? क्योंकि करंट पास नहीं हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि बल्ब ना जले, करंट पास फिर भी हो रहा हो, लेकिन इस केस में हम देखेंगे कि अगर करंट कम पास हो रहा है तो बल्ब नहीं चलेगा। अंडरस्टूड? वीक करंट, कमजोर बोल सकते हैं। We can use another effect of an electric current to make another kind of tester. Do you recall the electric current produces a magnetic effect? What happens to the compass needle kept nearby when current flows in a wire? Even if the even if the current is small, the deflection of the magnet can be seen. तो यहाँ पर हमें एक और चीज़ बताई गई है कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट? मैग्नेटिक इफेक्ट, वो भी हम देख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा पता है? हमें एक कंपास लेना पड़ेगा। कंपास को एक बॉक्स, माचिस आती है ना, माचिस का जो अंदर का हिस्सा होता है उसके अंदर डाल के, जैसा पिक्चर में आप देख रहे हो, ऐसे उसके अंदर डाल के उस कंपास को पैक कर दिया जाएगा। उसके ऊपर तार लपेट दी जाएगी और उसी तार को फिर एक बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और जब वो बैटरी, यहाँ पर देखिए कनेक्टेड है बैटरी, अब उस बैटरी में से जब करंट पास होगा तो हम देखेंगे कि वो जो नीडल होगी ना कंपास की सुई हिलेगी। अब इसके अंदर थोड़ा सा भी करंट पास होगा ना तो वो हिलेगी। जैसे बल्ब ऊपर जब हमने पानी में डाला था तो बल्ब क्या हो रहा था? जल रहा था। अगर वो जलेगा पूरे तरीके से तो मतलब करंट बढ़िया पास हो रहा है, स्ट्रॉन्ग। नहीं जल रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि करंट पास नहीं हो रहा है, ये भी हो सकता है कि करंट कम पास हो रहा है।
लेकिन हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि करंट कम पास हो रहा है कि नहीं। कैसे पता लगेगा? बल्ब जलेगा तो करंट मिलेगा, बल्ब नहीं जलेगा तो हम तो सोचेंगे करंट पास नहीं हो रहा है। लेकिन हमने ये भी देखा कि बल्ब तब भी नहीं जलेगा जब करंट कम पास हो रहा है। लेकिन इस केस के अंदर आपको जब आप मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करोगे, मैग्नेटिक नीडल का उपयोग करोगे, तो आपको गारंटी हो जाएगी कि करंट पास हो रहा है या नहीं। क्योंकि करंट थोड़ा भी पास होगा तो वो सुई हिल जाएगी। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आप जो भी सॉल्यूशन को टेस्ट करना चाहते हो, जिसमें आप लेमन जूस ले लो, विनेगर ले लो, आपके नल का पानी ले लो, वेजिटेबल ऑयल ले लो, मिल्क ले लो, हनी ले लो, बनी ले लो, कुछ भी ले लो लिक्विड, तो आपको पता लग जाएगा कि अगर नीडल हिलती है तो इसका मतलब वो गुड कंडक्टर है, अगर नीडल नहीं हिलती है तो वो बैड कंडक्टर है। तो गुड कंडक्टर हो तो उससे टिकट ले लेना, बैड कंडक्टर तो टिकट मत लेना। कंडक्टर टिकट ही तो देता है अपने को, बस में नहीं देता है। ठीक है। आगे है यहां पर, actually under certain conditions most materials can conduct, that is why it is preferable to classify materials as good conductor and poor conductors instead of classifying as good conductor and insulator। अब एक चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि ज़्यादातर जो मटेरियल्स होते हैं ना, वो कंडीशन के हिसाब से पर्टिकुलर कंडीशन में वो करंट पास करते हैं अपने में से। तो इसलिए हम अगर हम कैलकुलेट करें या क्लासीफाई करें किसी भी मटेरियल को, तो हम कंडक्टर और इंसुलेटर की बजाय उसको अगर हम कैलकुलेट करें कंडक्टर और पुअर कंडक्टर में, तो अच्छा रहेगा। क्यों? अब देखिए, कंडक्टर का मतलब होता है जो बिजली को पास होने देता है, इंसुलेटर का मतलब होता है जो बिजली को पास नहीं होने देता है। यानी कि एक पास होने देता है वो कंडक्टर, जो नहीं पास होने देता है वो इंसुलेटर। लेकिन हमने देखा कि सर्टेन कंडीशन के अंदर वो बिजली को पास करते ही हैं, इसका मतलब सभी करते हैं। ठीक है, बस कंडीशन का फर्क होता है। तो ऐसे में जो टोटली करते हैं उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर, जो थोड़ा कम करते हैं उनको बोलते हैं पुअर कंडक्टर। पुअर का मतलब हो गया थोड़ा कम करने वाला। ठीक है। Now we have tested the conduction of electricity through tap water. Let us now test the conduction of electricity through distilled water. डिस्टिल्ड वाटर में से भी आप कर सकते हो। डिस्टिल्ड वाटर पता है? डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है पता है? आपने देखा है कभी कभी जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाता है, किसी किसी को, हर एक को नहीं। और जो इंजेक्शन लगाते हैं कभी कभी इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में होता है, फिर एक छोटी सी पानी की बोतल आती है, उसमें से पानी भर के वो पहले उसके अंदर डालता है, फिर उसको बोलेगा हिलाने के लिए अच्छे से। देखा है कभी करते हुए? तो वो जो पानी उसके अंदर डाला जाता है दैट इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है। When salt is dissolved in distilled water, we obtain salt solution. This is a good conductor of electricity. अब जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें से बिजली पास नहीं होती है, लेकिन जब उसके अंदर हम सॉल्ट मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं, तो वो बन जाता है सॉल्ट सॉल्यूशन और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। The water that we get from sources such as tap, hand pumps, wells and ponds is not pure. It may contain several salts dissolved in it. Small amount of mineral salts are naturally present in it. This water is thus a good conductor of electricity. On the other hand, distilled water is free of salts and is a poor conductor. अब डिस्टिल्ड वाटर जो होता है एकदम प्योर फॉर्म होती है वाटर की, तो उसके अंदर कोई भी सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होता है, इसलिए वो बिजली को कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन जो हमारे घरों में पानी आता है, भले पीने वाला पानी ले लो या जो टैप वाटर नल से जो पानी आता है नहाने के लिए, बाकी वर्क्स के लिए, या फिर इस तरीके की कोई भी चीज़, उनको हम बोल सकते हैं वाटर विद इम्प्योरिटीज, यानी कि उसके अंदर थोड़ा बहुत सॉल्ट होता है, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर नेचुरली प्रेजेंट होता है, और वो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करता है। लेकिन अगर हम बात करें डिस्टिल्ड वाटर की, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर एंड इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो डिस्टिल्ड वाटर पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट नहीं होता है। मेरी बात समझ में आई?
सॉल्ट होता नहीं है इसलिए उसमें से बिजली पास नहीं होती है। We have found the common salt when dissolved in distilled water make it a good conductor। हमने देखा कि जब हमने डिस्टिल्ड वाटर के अंदर क्या मिलाया, सॉल्ट, तो वो गुड कंडक्टर बन गया। Most liquids that conduct electricity are solutions of acid, bases and salts. When an electric current flows through a conducting solution, does it produce an effect on the solution? तो ज़्यादातर जो लिक्विड्स होते हैं वो बिजली को कंडक्ट करते हैं, वो एसिड्स हों, बेसिस हों या सॉल्ट्स हों, ये सब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब हम दूसरे इफेक्ट की बात करेंगे। हमने केमिकल इफेक्ट अभी देखना है हमको। इन क्लास 7 वी हैव लर्न सम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैन यू लिस्ट दीज इफेक्ट्स? चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। यहाँ पर एक्टिविटी देखेंगे हम। तो एक्टिविटी, आपने बैटरी सेल देखे ना, सेल जो घड़ियों में डालते हो आप लोग, एक मोटे वाले सेल भी आते हैं, मोटे वाले जिसको ज़्यादा रेडियोस के अंदर डाला जाता है एक्सेट्रा। अब वो सेल जो आप लोगे, जब उसको तोड़ दोगे ना साइड से उसको, तो उसके अंदर एक ऊपर पता है एक बटन जैसा होता है, ऊपर टॉप पे होता है ना बटन जैसा ऊपर, वो एक रॉड होती है इतनी लंबी। जब उसको पूरे को तोड़ दोगे ना तो अंदर से एक सीधी सीधी रॉड निकलेगी जो कि आपकी बुक के अंदर जैसी है वैसी दिख रही है। उसको अच्छे से घिस दो, ऊपर से काले रंग की होती है क्योंकि उसके अंदर कार्बन होता है, इसलिए उसको अच्छे से घिस दो। और घिसने के बाद उसको ऐसे ये सेटअप जो दिया गया ना, वायर को जोड़ दो। देखो ये मेटल कैप दिख रही है, उसके तारों को जोड़ दो और ये जो सीधी रॉड देख रहे हो दिस इज कार्बन रॉड। नीचे पानी डाल दो, क्या करोगे नीचे पानी। अब ये दोनों जो हैं इनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं इनको? इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स किससे बनी है? कार्बन से। तो इनको कार्बन रोड भी कहा जाता है और इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। अब क्या करेंगे आगे, ठीक है। Pour a cup full of water in a glass or plastic bowl, add a teaspoonful of salt or a few drops of lemon juice to water to make it more conducting. Now immerse the electrodes in the solution. Make sure that the metal caps of the carbon rods are outside the water. Wait for 3 to 4 minutes. Observe the electrodes carefully. Do you notice any gas bubbles? अब क्या करोगे आप, उसके अंदर ना 2-3 बूंदे, कुछ बूंदे लेमन जूस की डाल दो, यानी कि नींबू निचोड़ दो थोड़ा उसके अंदर, या फिर उसके अंदर थोड़ा नमक डाल दो। ऐसा करने के बाद हमें ना वहाँ पर बुलबुले उठते दिखाई देंगे। क्या दिखेंगे? बुलबुले उठते दिखाएंगे। ये हमको बताते हैं कि उसके अंदर केमिकल चेंज हुआ है। क्या हुआ है उसके अंदर? केमिकल चेंज हुआ है। होगा क्या उसके अंदर बताता हूँ। जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि करने के बाद उसमें से करंट भी पास करना है। क्या करना है? करंट भी पास करना है। तो क्या होगा, जब उनको पानी में डाल के हम उसमें से करंट पास करेंगे तो ऑक्सीजन के बबल्स उठेंगे और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ऑक्सीजन गैस के बबल्स बनेंगे और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगी। ऑक्सीजन बबल्स जो होंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल वाली इलेक्ट्रोड पे जाकर वहां से निकलेंगे, मतलब उस तरफ, और हाइड्रोजन बबल्स जो हैं वो दूसरी इलेक्ट्रोड पे रहेंगे। यानी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगी वहाँ पर ऑक्सीजन फॉर्म होगी और जो नेगेटिव टर्मिनल से बिलोंग होगी वहाँ पर हाइड्रोजन गैस पैदा होगी। द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ। क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन। कब हुआ? जब हमने एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन में से बिजली पास की, करंट पास किया। उसको कंडक्टिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने क्या ऐड किया था उसके अंदर? सॉल्ट। और क्या ऐड किया था? लेमन जूस। हम सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट, अब जब हमने ये चीज़ें ऐड की थी उसके बाद बबल्स बनने लगे। क्या बनने लगे? बबल्स। कौन कौन सी गैस के बबल्स थे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। वेरी गुड। डिपॉजिट ऑफ मेटल मे बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में अकर। इस समय जो मेटल्स होंगे ना वो इलेक्ट्रोड पे जम जाएंगे जाके। दूसरा यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। अब रिएक्शन डिपेंड करेगी कि कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया गया है और इलेक्ट्रोड्स कौन सी यूज़ की गई हैं। दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आगे कुछ और देखते हैं।
अब हम करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या करेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यू नो दैट अ ब्रांड न्यू बाइसिकल हैज शाइनी हैंडल बार and wheel rims. However, if these are accidentally scratched, the shiny coating comes off, revealing it not so shiny surface beneath. You might have seen women using ornaments which appear to be made up of gold. However, with repeated use, the gold coating wears off, revealing silver and or some other metal. जब हम कोई भी नई चीज़ खरीदते हैं तो चमक रही होती है, ऊपर से एकदम दूर से देखो तो चमक रही होती है, एकदम ऐसी शाइनिंग होती है, ठीक है, साइकिल या कोई भी चीज़ लो। लेकिन धीरे 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 क्या होता है कि उसके ऊपर का जो कवरिंग होती है वो धीरे धीरे उतरने लगती है और उसके अंदर से हमें थोड़ा गंदा सा मैला सा मेटल दिखाई देने लगता है। होता है कभी ऐसा कि नहीं होता है? होता है ना। तो ये जो है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहा जाता है इसको? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी कि महिलाएं अब तो ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी का यूज़ करती हैं। मम्मी को आजकल क्या है कि चोरी चकारी बहुत होती है, तो मम्मी जब भी या दीदी को या किसी रिलेटिव को अगर शादी में पार्टी में जाना है तो वो गले में हार वार तो बहुत मोटे मोटे पहनती हैं, लेकिन वो सब डुप्लीकेट होते हैं क्योंकि चोरी चकारी बहुत होती है, तो इसलिए डुप्लीकेट लेकिन वो होता गोल्ड का ही है। देखने में क्या लगेगा? गोल्ड लगेगा, लेकिन जब उसको थोड़े दिन यूज़ करेंगे तो उसका जो गोल्ड है, कलर है, वो छूट जाएगा और हमें पता लगेगा कि ये तो पीतल था, ये चांदी थी या फिर कोई और मेटल भी था। इन बोथ दिस केसेस द मेटल हैज कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग चढ़ी हुई है, लेयर चढ़ा रखी है, यही है ना। When electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate dissociates into copper and sulfate. The free copper gets drawn to the electrode connected to the negative terminal of the battery and gets deposited on it. But what about the loss of copper from the solution? From the other electrode of copper plate, an equal amount of copper gets dissolved in the solution. Thus, the loss of copper from the solution is restored and the process continues. This means the copper gets transferred from one electrode to the other. The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. It is one of the most common applications of chemical effects of electric current. अब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिटेल में थोड़ा जानेंगे। आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं 14.7 में। तो यहाँ पर क्या किया गया 14.7 में? यहाँ पर आप देख रहे हो कॉपर की प्लेट ली गई है, दो प्लेट है ना कॉपर की, एक तीन है, दो है, ठीक है, दोनों कॉपर की प्लेट्स हैं। आप लोग देखिए एक्सपेरिमेंट देखिए 14.7, कॉपर प्लेट्स देख रहे हो। अब कॉपर प्लेट्स को लिया गया है और जो सॉल्यूशन है ब्लू कलर का, वो सॉल्यूशन कौन सा है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यानी कि वो प्लेट्स भी कॉपर की हैं और सॉल्यूशन भी कॉपर सल्फेट का है, ठीक है। अब जब इसमें से करंट पास किया जाएगा, क्या किया जाएगा? जब इसमें से करंट पास किया जाएगा तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कौन सा है? कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाएगा, यानी कि कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फेट अलग हो जाएगा। ध्यान से सुनना, दोनों प्लेट्स जो है वो तो कॉपर की है ही, अपने को पता है, लेकिन सॉल्यूशन भी कॉपर सल्फेट का है। तो सॉल्यूशन में से कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फेट अलग हो जाएगा। अब जो कॉपर अलग होगा वो इलेक्ट्रोड पे जाएगा जो कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। यानी कि जो नेगेटिव, बैटरी के दो होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक रॉड नेगेटिव से कनेक्टेड होगी कॉपर की, एक पॉजिटिव से कनेक्टेड होगी। तो जो नेगेटिव से कनेक्टेड होगी, पानी के अंदर जो कॉपर है वो सारा निकल के उस नेगेटिव वाली के ऊपर जाकर जम जाएगा, ठीक है। अब पानी में से तो सारा कॉपर निकल के वहाँ जम गया, तो पानी में तो कॉपर खत्म हो जाएगा, लेकिन पानी के अंदर कॉपर फिर दूसरे वाली रॉड जो है ना, दोनों कॉपर की रॉड है, तो दूसरी रॉड से, सपोज ये दोनों रॉड है, ये पॉजिटिव है, छोटे वाली नेगेटिव, तो हमने देखा पानी लिक्विड में से जो कॉपर निकलेगा वो छोटे वाली यानी कि नेगेटिव पे जम जाएगा, जम गया ना, तो यहाँ पर पानी में कॉपर खत्म हो जाएगा। तो ये जो है दूसरे वाली रॉड जो है वो भी कॉपर की बनी है, तो वो कॉपर पानी को और देती रही। तो इस तरीके से जितना वो वहाँ से निकल के इसके ऊपर डिपॉजिट होगा उतना ही वो उधर से और मिलता रहेगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कवर करने के लिए, उसके ऊपर मेटल की लेयर चढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल अगर बात करें
क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स। आपको पता है क्रोमियम होता है, चमकती है गाड़ी, गाड़ी के पीछे कितनी बड़ी लोहे की पट्टी सी दी होती है, हमको लगता है लोहे की, ये मेटल दूर से चमकता है स्टील की तरह, लेकिन वो लोहा नहीं होता, प्लास्टिक होता है, उसके ऊपर कोटिंग की होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। क्रोमियम बोलते हैं, क्रोम फिनिश बोलते हैं उसको। आपके जो बाथरूम में आप लोग टैप्स लगाते हो, नल कैसे चमक रहे होते हैं, है ना, जब नया नया लेकर एकदम चमकता है, 10 एक दिन बाद ऐसा हो जाता है, हो जाता है ना, क्या नहीं, तो वो उसके ऊपर कोटिंग की जाती है, दैट इज क्रोमियम प्लेटिंग, ठीक है। गैस का बर्नर हो गया, चमकते हैं एकदम, ठीक है। साइकिल के जो हैंडल होते हैं, नई नई लेते हैं तो मज़ा आ जाता है, थोड़े दिन बाद पता लगा दे डुप्लीकेट माल है ना, होता है ना। तो ये सब क्रोमियम होता है। क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस। क्रोमियम का यूज़ क्यों होता है, क्योंकि बहुत ही चमकदार होता है, एंड डज नॉट कोरोड, यानी कि जंग नहीं लगता है उसको जंग नहीं लगता है, स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ते हैं। एंड क्रोमियम इज एक्सपेंसिव एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए पूरे का पूरा क्रोमियम की बनाने की बजाय उसके ऊपर ऊपर कोटिंग का, अब जैसे पूरा लैपटॉप है, इसको पूरे को क्रोमियम का बनाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन इसके ऊपर ऊपर कोटिंग दे देंगे तो सस्ता पड़ता है, तो इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम अ चीपर मेटल एंड ओनली कोटिंग इज गिवन। ज्वेलरी मेकर्स मेक, ये जो देख रहे हो ना आप, देखो पिक्चर में दी है बहुत सारी चीज़ें, ये सब इलेक्ट्रो क्रोम होते हैं। देखो गाड़ी का आगे का बम्पर देखो, दिया ना फोटो में, ये सब। नाउ सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स, दीज ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सूट, यानी कि सस्ते वाले गहनों के ऊपर गोल्ड या सिल्वर चढ़ा देते हैं, उसको बेच देते हैं वो लोग, ठीक है। तो मतलब उससे खर्चा कम हो जाता है, यानी कि आप सोने का इतना बड़ा हार लेने जाओगे तो लाखों का पड़ेगा, और वही आर्टिफिशियल लेने जाओगे तो 300 रुपये का मिल जाएगा, 500 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है ना, सस्ता हो गया ना। टिन कैन्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन इनटू आयन। जो टिन कैन्स होते हैं जिसमें खाना रखा जाता है, खाने पीने वाली चीज़ें, टिन के, उनके ऊपर उनको बनाया जाता है, आयन के ऊपर टिन चढ़ाया जाता है, वो पूरा टिन नहीं होता है, आयन लोहा होता है, लोहे के ऊपर टिन चढ़ा दिया जाता है। टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयन, क्योंकि टिन जो है वो रिएक्शन नहीं करता है खाने वाली चीज़ों के साथ मिलकर, दस फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद आयन एंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल। अगर उसको लोहे के बर्तन में रखेंगे तो लोहे के साथ तो वो उसको खराब कर देगा, खाने को भी और हमें भी नुकसान करेगा, इसलिए लोहे की चीज़ के ऊपर पहले हम टिन की कोटिंग कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, उसके बाद उसमें खाना रख देते हैं, तो आयन का और खाने का कांटेक्ट ही नहीं होता है, तो खाना खराब भी नहीं होता है, ठीक है। Iron is used in bridges and automobiles to provide strength. However, iron tends to corrode and rust, so accordingly zinc is deposited over it. अब लोहे का यूज, चीज़ें होती हैं ज़्यादातर, लोहा सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल माना जाता है एक तरह से, तो ज़्यादातर चीज़ें लोहे की बनाई जाती हैं, लेकिन लोहे को जंग बहुत जल्दी लगता है ना, इसीलिए क्या करते हैं, लोहे के ऊपर जिंक मेटल जो है उसकी एक कोटिंग कर देते हैं ऊपर, तो इससे उसको रस्ट नहीं लगता है, यानी कि जंग नहीं लगता है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से हमने देखा कि केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और हमने देखा इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लें।